अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑब्स हिस्ट्री। आज मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ऑब्स में आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछने हैं। तो सबसे पहले जो है वो है पर्सनल प्रोफाइल। आपने सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल पूछनी है। तो पर्सनल प्रोफाइल में आप क्या पूछते हैं? एज पूछते हैं, ऑक्यूपेशन पूछते हैं, नेम पूछते हैं, रेजिडेंस पूछते हैं, डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन। उसके अलावा जो चीज़ें आपने ऑब्स में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, उसमें क्या है? मैरिड फॉर, मैरिड टू, ब्लड ग्रुप, पेशेंट का भी और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप, दोनों ब्लड ग्रुप आपने मेंशन करने हैं अगर पेशेंट को पता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इंडेक्स हॉस्पिटल, जो पेशेंट की रेजिडेंस है उसका इंडेक्स हॉस्पिटल से कितना ट्रैवल डिस्टेंस है वो आपने पूछना है। उसके बाद आपने LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उससे आपने EDD कैलकुलेट करनी है, जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करनी है, और पेशेंट का आपने ऑब्स्ट्रैटिक स्कोर पूछना है। ऑब्स्ट्रैटिक स्कोर क्या होता है? ग्रेविड, पैराग्रेविड एंड अबॉर्शन। अब पहले मैं आपको बताती हूँ LMP से आप EDD कैसे कैलकुलेट करोगे। आपने LMP पूछा पेशेंट से। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने आपको बताया है 1 जनवरी 2022। अब आपने जो डेट है उसमें 7 ऐड करने हैं और मंथ्स में आपने 9 ऐड करने हैं, और फिर इस तरह से आपने EDD कैलकुलेट करनी है। अब ये जो हमारे पास डेट थी 1 जनवरी 2022, इसके अकॉर्डिंग इस पेशेंट की, जो भी आपके पास XYZ पेशेंट है, उसकी EDD आपकी बनेगी 8 अक्टूबर 2022। और इसी तरह आपने वीक ऑफ जेस्टेशन भी कैलकुलेट करने हैं। वीक ऑफ जेस्टेशन क्या होता है? LMP से लेकर डेट ऑफ एडमिशन तक जितने वीक्स हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं। और जेस्टेशनल एज आपने मंथ्स में नहीं बल्कि वीक्स में कैलकुलेट, पहले आप मंथ्स में करेंगे और फिर आप उसको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्स्ट्रैटिक स्कोर में ग्रेविड, पैराग्रेविड और एबॉर्शन। अब ग्रेविड क्या है कि जितनी दफ़ा पेशेंट ने कंसीव किया है, उस मैटर नहीं करता कि उस प्रेगनेंसी का आउटकम क्या था, ये बात इसमें से निकल जाएगी। आउटकम को आप नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि कितनी दफ़ा उसने कंसीव किया है, तो वो ग्रेविड में आएगा। और पैराग्रेविड क्या होगा? जितनी भी उसके प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक के बाद तक उसने जितनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की है, इस ग्रेविड में से जितनी प्रेगनेंसीज उसने 24 वीक के बाद तक कंटिन्यू की हैं। 24 वीक के बाद क्या होता है? लाइव बर्थ होती है, स्टिल बर्थ होती है, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन 24 वीक के बाद तक उसने वो प्रेगनेंसी कंसीव किया है, उसके बाद जो उसका आउटकम है उसको नहीं हम देखेंगे, तो वो पैरा होगा। और अबॉर्शन क्या है? जो प्रेगनेंसी लॉस हो गई है बिफोर 24 वीक, वो अबॉर्शन में आएगी। उसके बाद है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आपने क्या लिखना है? जिस भी कंप्लेन के साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट किया है वो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखनी है। मोस्टली गायनी के ऑब्स के पेशेंट जो हैं वो आते हैं रेगुलर एंटीनेटल चेकअप के लिए, और फिर उसके बाद उनको कोई भी डायग्नोसिस होता है। फॉर एग्जांपल उनका HP होता है, HP लेवल्स कराते हैं तो वो डिक्रीज मिलता है, तो फिर उनको एडमिट किया जाता है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ HB, या फिर इसी तरह ब्लड शुगर लेवल डिरेंज्ड होते हैं तो फर्दर इवैल्यूएशन के लिए उनको एडमिट किया जाता है। तो उस केस में आप क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखेंगे? इसमें कोई जैसे मेडिसिन वार्ड में आप जाते हैं तो टिपिकल कंप्लेन के साथ पेशेंट आपके पास आता है, फीवर बोलेगा, कफ बोलेगा, चेस्ट पेन, डायरिया, इस तरह के कंप्लेंट्स मोस्टली ऑब्स में नहीं होती। तो ऑब्स में क्या है? अगर आपको एक फीमेल पेशेंट बोल रही है ऑब्स में कि वो एक रेगुलर एंटीनेटल चेकअप के लिए आई थी और उसके बाद उन्होंने ब्लड शुगर लेवल्स करवाए जो कि डिरेंज थे, अब उनको एडमिट कर दिया, तो आप अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन कैसे लिखेंगे? माई पेशेंट प्रेजेंटेड इन OPD फॉर रेगुलर एंटीनेटल चेकअप वेयर हर ब्लड शुगर लेवल्स वर फाउंड टू बी डिरेंज्ड, so she is admitted to ward for further evaluation and management of blood sugar. ओके, तो इस तरह से आपने अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन को यहाँ पे लिखना है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। या तो जो पहले पेशेंट की कंप्लेन है, जैसे ब्लड शुगर लेवल्स डिरेंज्ड हैं, तो आप उसको पहले बताओगे कि क्या क्या सिम्टम्स उसको थे, तो वो उसके साथ अगर आई है। नहीं तो आप ट्राइमेस्टर वाइज ही स्टार्ट करोगे। तो अब ट्राइमेस्टर वाइज आपने कैसे स्टार्ट करना है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आपने स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहला क्वेश्चन आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या प्लान्ड प्रेगनेंसी थी या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी। सेकंड आपने पूछना है कि प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे हुई थी, क्या कोई अल्ट्रासाउंड करवाया था या UPT करवाया था। UPT इज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, और कितने अरसे बाद, एमेनोरिया के कितने अरसे बाद जो है आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी, ये आपने इसमें पूछना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे कि प्रेगनेंसी के इनिशियल साइन सिम्टम्स पेशेंट को थे, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, इन सिम्टम्स के बारे में आप पेशेंट से पूछेंगे। देन नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट इनटेक। पेशेंट ने सप्लीमेंट इनटेक किया,
या नहीं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो आपने फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के बारे में पूछना है और साथ ये पूछ लेना है क्या कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेकअप करवाया किसी हॉस्पिटल में। बुक पेशेंट होता है जो किसी हॉस्पिटल में जाता है और अपने आप को रजिस्टर कराता है या चेकअप करवाता है, प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स करता है, तो वो बुक प्रेगनेंसी होती है। बुकिंग के बारे में पूछेंगे आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। अगर फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लिए हैं तो उसके अगला आप उससे पूछेंगे कि क्या वो वेल टॉलरेटेड थे या नहीं। टॉलरेंस के बारे में ज़रूर पूछना है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। आपने पेशेंट से पूछना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड करवाया या नहीं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होता है उसे हम कहते हैं डेटिंग स्कैन। देन आप लैब्स के बारे में पूछेंगे कि इनिशियल लैब्स हुई हैं पेशेंट की, और जब अल्ट्रासाउंड और लैब्स के बारे में आप पूछेंगे तो साथ ही आप पेशेंट से ये क्वेश्चन कर लेंगे कि अल्ट्रासाउंड और लैब्स में उसको क्या बताया गया कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, नॉर्मल थे। अगर नॉर्मल है तो आप उसमें मेंशन कर देंगे कि पेशेंट वाज रीअश्योर्ड अबाउट द अल्ट्रासाउंड एंड लैब रिपोर्ट्स, मतलब कोई एबनॉर्मेलिटी उसमें नहीं आई। नेक्स्ट आपने पेशेंट से पूछना है रेडिएशन एक्सपोजर, कि इन फर्स्ट 3 मंथ्स में पेशेंट ने कोई एक्सरे वगैरह करवाया है, एनी मेडिकेशन, किसी भी हवाले से किसी भी चीज़ के लिए मेडिकेशन। देन आप पूछेंगे फीवर फ्लू रैश का। फीवर फ्लू रैश क्यों पूछते हैं? क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें वायरल इलनेसेस जो टॉर्च इन्फेक्शन है अगर वो हो पेशेंट को तो रिस्क होता है कि जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें कॉन्जेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं। तो इसलिए आप मदर से फीवर फ्लू रैश का पूछेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देन वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग पर वेजाइना एंड बर्निंग मैच्योरेशन। बर्निंग मैच्योरेशन का क्यों पूछ रहे हैं आप? बर्निंग मैच्योरेशन यूटीआई, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूटीआई कॉमन होता है और फिर यूटीआई की वजह से फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप इसमें बर्निंग मैच्योरेशन का पूछेंगे। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाएं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसी तरह आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बुकिंग, हॉस्पिटल विजिट किए थे, एंटीनेटल चेकअप करवाया था, तो वो है बुकिंग। अगर करवाए थे तो आपका पेशेंट बुक्ड है, अगर नहीं तो फिर आपका पेशेंट बुक्ड नहीं है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में दूसरा सवाल आपने पूछना है फीटल मूवमेंट या क्विकनिंग का, ये आप पूछेंगे और इसको पेशेंट आपको मंथ्स में बताएगी, तो आप इसको मंथ्स में भी मेंशन कर लें और वीक्स में भी मेंशन कर लें। उसके बाद आप पूछेंगे कि एनोमली स्कैन करवाया, चौथे, 5वें और 6ठे महीने में कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाया, उसको कहते हैं हम एनोमली स्कैन। और एनोमली स्कैन का आप रिजल्ट पूछेंगे कि एनोमली स्कैन जब आपको हुआ तो डॉक्टर ने क्या बताया कि आपके बच्चे को कोई मसला तो नहीं है। मतलब आपने हर लैब के साथ अगर पेशेंट को पता है तो उसकी रिपोर्ट्स भी लिखनी है। इसी के साथ आपने लैब्स का पूछ लेना है कि इन 3 महीनों में आपकी कौन कौन सी लैब, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी लैब्स हुई हैं, और फिर अगर कोई लैब्स एबनॉर्मल हैं तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सी लैब्स उसकी एबनॉर्मल थी। फिर टीटी वैक्सीनेशन के बारे में पूछेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो होते हैं आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स का आप पूछेंगे और साथ ही आप सप्लीमेंट्स की टॉलरेंस के बारे में भी पूछ लेंगे कि वेल टॉलरेटेड थे या नहीं, और कंप्लायंस के बारे में भी पूछेंगे कि आपने सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन पूरे लिए थे या नहीं लिए। उसके बाद जो अगला सवाल है वो आप करेंगे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, थर्स्ट एंड एपेटाइट। तो ये पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया और पोलीयूरिया के आपने क्वेश्चंस पूछ लेने हैं, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क होता है, तो आपने ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए आपने पूछने हैं। देन पिडल एडीमा, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड हेडेक का पूछना है। ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को रूल आउट करने के लिए आपने ये पूछ लिए। देन इज बर्निंग मैच्योरेशन, ये यूटीआई के सिम्टम्स में आता है बर्निंग मैच्योरेशन, तो बर्निंग मैच्योरेशन का आपने पूछ के यूटीआई को रूल आउट कर लेना है। फिर है पेन एब्डोमेन, पीवी लीक एंड पीवी ब्लीड। ये आपने हर ट्राइमेस्टर में पेन एब्डोमेन, पीवी लीक और पीवी ब्लीड जो है ये आपने तकरीबन हर ट्राइमेस्टर में पूछना होता है। देन लैब्स का पूछेंगे, कोई भी लैब्स लाइक ब्लड शुगर लेवल्स, सीबीसी, कोई भी लैब हुई है उसका आपने रिजल्ट्स पूछ लेने। देन कम्स द थर्ड ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर, उसका भी स्टार्टिंग आपने बुकिंग से करना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बुक्ड रही है फीमेल पेशेंट या नहीं। देन आपने फीटल मूवमेंट्स के बारे में पूछना है कि फीटल मूवमेंट्स परसीव हुई हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में और वेल परसीव हैं या नहीं। देन ग्रोथ स्कैन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने डेटिंग स्कैन किया था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एनोमली स्कैन और थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ स्कैन है।
आपने पूछना है कि अल्ट्रासाउंड करवाया है आपने, अल्ट्रासाउंड पे आपको बच्चे के बारे में और प्लेसेंटा का भी आपने यहाँ पूछना है कि कोई भी आपको डॉक्टर ने बच्चे की या प्लेसेंटा की एनोमली तो नहीं बताई, क्या आपका स्कैन ठीक था। देन डिस्निया, ईजी फटीगेबिलिटी, डिस्निया और ईजी फटीगेबिलिटी 3rd ट्राइमेस्टर में एनीमिया के सिम्टम्स में आती है, ये आपने पूछ लेना है। उसके बाद पीवी लीक, पीवी ब्लीड, पर एब्डोमेन, पेन एब्डोमेन, ये आपने पूछना है। और 3rd ट्राइमेस्टर में आपने ये पूछना है पेशेंट से कि प्लान ऑफ डिलीवरी उसको क्या बताया गया है, कि नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे, सी सेक्शन करवाएंगे, उसके अलावा लाई पोजीशन, इस बारे में पूछना है कि फीटल लाई के बारे में उसको क्या बताया गया है, और ये सारी चीज़ें आपने इसमें पूछनी है 3rd ट्राइमेस्टर में। तो ट्राइमेस्टेरिक हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। HOPI जो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो गायनी में ऑब्स में इम्पॉर्टेंट है वो है पास्ट हिस्ट्री, पास्ट ऑब्स्ट्रेटिक हिस्ट्री। अब पास्ट ऑब्स्ट्रेटिक हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, डिटेल ऑफ एवरी चाइल्ड। अब आपने पेशेंट से पूछना है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, ठीक है, उसको आपने इस तरह से जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं, और साथ में पूछ लेना है कि कज़न मैरिज है या नहीं। अगर कज़न मैरिज है तो हम उसको डबल लाइन से शो करते हैं। फिर उसके बाद कितने बच्चे हैं वो हम फैमिली ट्री बना लेंगे, मेल चाइल्ड कितने हैं, फीमेल चाइल्ड कितने हैं, वो हमने फैमिली ट्री बना लिया। अब आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, आप इसको एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर जैसे डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं तो 1 2 3 चाइल्ड। अब उनकी एज आप पूछेंगे, लेट्स सपोज फॉर पहला बच्चा जो है वो 7 साल का है, फिर 5 साल का है, फिर 3 साल का है, इस तरह से आप उनकी एज लिख लेंगे। फिर उनका जेंडर लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल मेल है, फिर फीमेल है, फिर मेल चाइल्ड है, तो आपने उनका जेंडर लिख लेना है। फिर आपने अगला सवाल पूछना है कि फुल टर्म डिलीवरी थी या प्री टर्म थी, पोस्ट टर्म थी। अगर फुल टर्म थी तो आप उसको फुल टर्म लिख देंगे सबको इस तरह से। फिर आपने उनका पूछना है कि हेल्दी थे या नहीं, ब्रेस्ट फीड करवाया था, इस तरह से आपने एक बॉक्स बना के जितनी भी प्रीवियस प्रेगनेंसीज हैं उनकी डिटेल लिख लेनी है। अगर कोई अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपने फिर मेंशन करना है कि पेशेंट का अबॉर्शन हुआ था कितने, अब अबॉर्शन का आपने पूछना है कितने मंथ्स का था, ठीक है, तो फिर आपने वो मेंशन करना है कि कौन से मंथ में अबॉर्शन हुआ था। और फिर उसके साथ आपने अबॉर्शन की रीज़न, अगर पेशेंट को पता है कि किस वजह से, कोई ब्लड शुगर लेवल्स डिरेंज थे, कोई कंजेनिटल एनोमली थी, क्या रीज़न ऑफ अबॉर्शन अगर पेशेंट को पता है वो आपने मेंशन करना है। और जब अबॉर्शन हुआ था उसके बाद पूछना है आपने DNC करवाई थी पेशेंट ने या नहीं, ठीक है, DNC का आपने पूछ लेना है। और उसकी कॉम्प्लिकेशन, अबॉर्शन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, ये आपने पूछना है पास्ट ऑब्स्ट्रेटिक हिस्ट्री में। फिर आती है गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री। अब गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री जो है उसमें आपने पूछना है एज ऑफ मिनार्क, साइकिल हिस्ट्री। अब साइकिल हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे, साइकिल हिस्ट्री में आप पूछते हैं कि कितने डेज का साइकिल होता है और कितने अरसे बाद रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहता है कि 5 डेज ब्लीडिंग होती है और 28 डेज के बाद होती है, तो आप लिखेंगे इसको साइकिल ऑफ 5/28, मतलब 5 डेज ब्लीड होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है, और साइकिल 28 डेज बाद रिपीट होता है। इसके साथ ही आपने साइकिल में पूछ लेना है कि डिसमेनोरिया की कॉम्प्लिकेशन, साइकिल रेगुलर है, इरेगुलर है, डिसमेनोरिया तो नहीं होता, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का पूछ लेना है, पैसेज ऑफ क्लॉट्स का पूछना है, और पैड यूजेज का पूछना है। पैड्स का आपने पूछना है कि पर डे कितने पैड यूज होते हैं, कमर्शियल पैड हैं, होममेड पैड हैं, फुली सोक्ड हैं या पार्शली सोक्ड होते हैं, ये आपने साइकिल की हिस्ट्री में पूछना है। फिर आपने कॉन्ट्रासेप्शन का पूछना है पेशेंट से कि कभी कोई कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज किया, अगर किया तो कौन सा मेथड, कितने अरसे तक यूज़ किया, और उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है पेशेंट को। और फिर आपने पैप स्मेयर के बारे में पूछना है। पैप स्मेयर का आपने पेशेंट से ऐसे पूछना है शीशे वाला टेस्ट, आपने पेशेंट से कहना है कोई शीशे वाला टेस्ट आपने करवाया है, और अगर करवाया है तो उसका रिजल्ट क्या है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गायनी और ऑब्स की हिस्ट्री के। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि पास्ट हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, एलर्जिक हिस्ट्री, ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, वो सेम उसी तरह होगी जिस तरह के आप मेडिसिन में लेते हैं। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अलग से आपने ऑब्स की हिस्ट्री में पूछने हैं उसमें यही है कि ट्राइमेस्टेरिक हिस्ट्री आपने लेनी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री। उसके बाद आपने पास्ट ऑब्स्ट्रेटिक हिस्ट्री में जितने भी उसके बच्चे हैं उनकी फुल डिटेल आपने लिखनी है, और गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी है। Thank you very much.